हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सिविक्स का चैप्टर है पावर शेयरिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा और छोटा सा चैप्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको हम समझते हुए चलेंगे। उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज को समझना है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। उसके लिए कुछ दो सिचुएशन को लेकर यहाँ पर चीजें समझाई जाएंगी कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, फिर पावर शेयरिंग से क्या फायदे हैं या क्या एडवांटेज हैं पावर शेयरिंग के, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। इन चीजों को समझने के बाद हम अपने चारों तरफ हो रही चीजें, जैसे कि अपने कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रूल करती है, उसमें जो पावर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, या फिर हम अपनी फैमिलीज में भी जब रहते हैं तो उसके अंदर भी चीजें किस तरीके से हमें मेंटेन करके चलनी चाहिए, पावर किस तरीके से शेयर करनी चाहिए और क्यों शेयर करके चलनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक है, मेरे पास फिलहाल कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकता हूँ, ये मेरे पास है। ठीक है, बाकी डिजिटल बोर्ड का क्या है, अभी फाइनेंशियल इशू है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लेकर आ सकूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और मुझे लगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उनको लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर करते हैं और आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद आता है, मेरा समझाना आपको पसंद आता है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कहीं से जैसे तैसे करके जुगाड़ बिठा के कहीं ना कहीं से मैं डिजिटल बोर्ड भी लेकर आऊँगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चीज़ों में थोड़ा थोड़ा समय लगता है और थोड़ा थोड़ा करके ही घड़ा भरता है ना। एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। तो वही है, अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है, स्ट्रगलिंग फेज है ना। कोई नहीं, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सारी चीज़ें होंगी, सारे मज़े लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम व्हाइट बोर्ड पर चीज़ों को समझते हैं। मेन चीज़ है आपके लिए समझना, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें समझाने में सक्सेसफुल रहता हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ अच्छी है, आपके लिए वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है कि किस तरीके से जो बेल्जियम है और जो श्रीलंका है उसके अंदर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके की है। ठीक है, उसको हम समझने वाले हैं और ये दोनों ही चीज़ें जो मैं समझाऊंगा यहाँ पर, एथनिक कॉम्पोजिशन चाहे वो बेल्जियम की हो चाहे वो श्रीलंका की हो, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आप इसकी बेल्जियम की या फिर श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन समझाइए या डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको आपको समझना जरूरी है। चैप्टर की शुरुआत स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि एक बेल्जियम कंट्री है। ठीक है, यूरोप के अंदर बेल्जियम कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री है। अपनी जो कंट्री है उसके अंदर जो हरियाणा स्टेट है उससे भी आधी एरिया में अगर इसको कंपेयर करें तो उससे भी हाफ कर दिया जाए तो ये उसके बराबर बैठती है। मतलब इतनी छोटी कंट्री है अगर एरिया वाइज समझें तो। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी कम है, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, कितनी है, 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। हरियाणा से छोटा स्टेट है एरिया वाइज हम देखें तो, सॉरी, हरियाणा से छोटा कंट्री है, हरियाणा तो स्टेट है अपनी कंट्री के अंदर, है ना। अपनी कंट्री के अंदर स्टेट इससे ज्यादा बड़ा है और कंट्री इतनी छोटी है, सोचिए 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसमें जो खास बात समझनी है वो ये है कि ये जो बेल्जियम कंट्री है ये 4 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। ठीक है, ये 4 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है। एंड ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो बेल्जियम कंट्री है उसका बॉर्डर किन किन कंट्री से टच करता है, तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन पर आते हैं कि ये इतना छोटा सा कंट्री है उसके बावजूद इसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना थोड़ा सा जटिल है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन किस टाइप की है उसे समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा इस मैप को देखिए, इस मैप में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये हमारा बेल्जियम है छोटा सा,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो पार्ट आपको ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये है फ्लेमिश रीजन। कौन सा? फ्लेमिश रीजन। ठीक है। एंड ये वाला जो नीचे जो जिसमें कोई लाइनिंग नहीं है, साफ वाला जो पार्ट है, वो बेलोनिया रीजन है। ठीक है। एंड ये जो बीच में आपको गोल गोल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रजल्स। ठीक है। ये कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, ब्रजल्स। ठीक है। और यहाँ जो ये पार्ट दिख रहा है, ये रेस्ट ऑफ बेल्जियम, मतलब फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, ये ब्रजल्स कैपिटल सिटी हो गया, और ये बचा हुआ पार्ट जो बेल्जियम का है वो है। ठीक है। अब इसको समझिए, जो फ्लेमिश रीजन है आपका, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पर 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। ठीक है। जिनका परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 59% है। ठीक है। वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच। देन आपका वेलोनिया रीजन है, यहाँ पर रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। यहाँ लिख देते हैं, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं, और इनकी जो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन है वो 40% है। यानी बेल्जियम के अंदर 40% लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। बच गया 1%, तो वो ये वाले हैं। जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। क्या? जर्मन। ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया कि इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। यहाँ पर फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग 59% डच बोलते हैं। देन वेलोनिया रीजन में रहने वाले लोग 40% हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। एंड अब इम्पोर्टेंट बात पे आइए, यहाँ पर कैपिटल सिटी है ब्रजल्स, है ना। कैपिटल सिटी जो ये ब्रजल्स है, यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ी सी उलट है इसके। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। कितने लोग? 80% फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% डच बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ की जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी अलग है कंट्री वाइज देखें तो। ये हमारी कंट्री वाइज कॉम्पोजिशन है, ये वाली फ्लेमिश, वेलोनिया और बचा हुआ पार्ट। ठीक है। एंड ये सिर्फ कैपिटल सिटी की कॉम्पोजिशन हम बात कर रहे हैं। इतना आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है। पहले इसमें हुआ कि आगे कहानी में होता क्या है, जो फ्रेंच माइनॉरिटी पीपल हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली डच स्पीकिंग पीपल के पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास पावर ज्यादा है। ठीक है। तो जब इंसान के पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है ना, तो उसका इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। ठीक है। और पावर वालों की और पैसे वालों की जल्दी सुनी जाती है। ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जो फ्रेंच माइनॉरिटी पीपल थे, पैसे वाले, उनको सारी सुविधाएं, जो भी वहाँ मिलने वाली सुविधाएं थी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह की सुविधाएं जो लोगों को आम जिंदगी में चाहिए होती हैं, वो फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटी को जल्दी प्रोवाइड हो गई कंपेरेटिवली डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनके बीच में क्या होता चला गया, नाराजगी बढ़ती चली गई, एक टेंशन वाली स्थिति पैदा होती चली गई। ठीक है। अब ये दौर आ गया 1950-60s का। उस दौरान क्या हुआ, इनके बीच में तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है। ये कहानी चल रही है किसकी? बेल्जियम की। ठीक है। और ये जो कैपिटल सिटी है, इसकी अपनी एक खुद की ही कहानी थी, दर्द भरी कहानी थी। यहाँ क्या था, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे थे और 20% लोग डच बोल रहे थे। इसकी अपनी खुद की एक दुख भरी कहानी थी। यहाँ भी जो असमानताएं थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है। ये हमने समझ लिया एथनिक कॉम्पोजिशन कहाँ की, ब्रजल्स की। और ये एथनिक कॉम्पोजिशन की वजह से क्या दिक्कत बेल्जियम के अंदर फेस करनी पड़ रही थी, वो भी हमने यहाँ पर समझा। ठीक है। जिससे लोगों में नाराजगी काफी बढ़ गई और कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति वहां पर बन गई। ठीक है। अब हम समझते हैं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को। श्रीलंका आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं समझा देता हूं। जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है। क्या है? एक आइलैंड कंट्री है, जो आप देख पा रहे हैं ये है। और ये आइलैंड कंट्री क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट जैसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है। इसलिए इसको आइलैंड कंट्री बोला जा रहा है। आइलैंड क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ पानी होता है, और पानी के ऊपर की तरफ एलिवेटेड जो पार्ट होता है, जिसके ऊपर लोग रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उस एरिया को हम आइलैंड बोल देते हैं। इसी प्रकार जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है। ठीक है। अब श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, मतलब हरियाणा के
पॉपुलेशन के बराबर है। ये आपकी कहानी में लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब हम इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो श्रीलंका के अंदर क्या है, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पीकर्स हैं 74%। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो मेजर ग्रुप है श्रीलंका के अंदर वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। ठीक है, जो मेनली बुद्धिस्ट हैं, क्या है, बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देन यहाँ पर तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर 18% है। ठीक है, कितना है, 18% है। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती हैं। जो ये तमिल स्पीकर्स हैं इसके अंदर दो कैटेगरी आपकी आ जाती हैं। दो कैटेगरी क्या आ जाती है सर, दो कैटेगरी ये आती है बच्चों। एक तो इसमें श्रीलंकन तमिल्स हैं जो 13% है, और दूसरा इंडियन तमिल्स हैं वो 5% है। अब ये क्या बवाल है सर, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, ये कौन सी दो प्रजातियां आप यहाँ पर आ गई हैं, समझाता हूँ, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। देखिए, श्रीलंकन तमिल हम उनको बोलते हैं जिनके फोर फादर्स, अब फोर फादर्स क्या होता है सर वो भी मैं समझा देता हूँ, हम तो यहाँ खड़े ही हैं समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब ये है जिनके फोर फादर, जो लोग श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं उनके फोर फादर्स मतलब उनके पूर्वज, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट, उनके भी पेरेंट्स, यानी उनके जो फोर फादर्स रहे होंगे वो श्रीलंका यानी इस आइलैंड नेशन पर ही पैदा हुए, इसी जमीन पर उनका जन्म हुआ। ठीक है, और यहीं पर वो बहुत समय से रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से। उनको हम बोल रहे हैं प्योरली तमिल्स या श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% की मात्रा में पाए जाते हैं, कहां पर, इस आइलैंड नेशन पर। ठीक है, अब दूसरा है इंडियन तमिल्स। ये कौन है, इंडियन तमिल्स होते हैं जिनके फोर फादर्स यानी जिनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स किसी समय पर श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन करने के पर्पज से गए थे, है ना, वहां पर खेतीबाड़ी करने के पर्पज से गए, प्लांटेशन करने के पर्पज से, और फिर आगे उनको अच्छा लगा, उनको प्रॉफिट हुआ, चीजें अच्छे से सेटल हो गई, तो वो वहीं पर क्या हो गए, बस गए और वहीं पर रहने लगे और अपनी आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं गुजारना पसंद किया। तो ये हो गए इस तरीके से इंडियन तमिल। तो इस तरीके से दो टाइप के तमिल्स हैं, यहाँ पर दो कैटेगरी पाई जा रही है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल 13% है, इंडियन तमिल्स 5% है। ठीक है, और ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये आपके जो श्रीलंका कंट्री है ना उसके नॉर्थ, यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड है। ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर से ये उसमें मार्क किया गया है। तो ये जो सारे जो हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, और ये नॉर्थ और ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इनकी उपस्थिति इस एरिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लास्ट में आपकी बचते हैं क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस हैं उनमें आपको दो तरह के दिखेंगे, तमिल और सिन्हालास। ठीक है, तो ये इस तरह से एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका की। जो तमिल स्पीकर है इसमें सबसे ज्यादा जो बोलने वाले हैं वो हिंदू और मुस्लिम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने श्रीलंका की कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको बताया है बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन एंड श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन, तो आप इमेजिन करिए इस तरह की जो एथनिक कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल रही है इससे किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, सोच लिया आपने। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। इधर आप समझे बेल्जियम के अंदर जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो मेजोरिटी में है ना, नंबर्स में उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर कंट्री वाइज हम देखेंगे तो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो 59% है, जो कि कंट्री के अंदर उनकी मेजोरिटी है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो सिन्हाला स्पीकर है वो 74% मेजोरिटी के साथ हैं। ठीक है, यानी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है बोलने वालों की। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे वो श्रीलंका हो, ये जो मेजोरिटी वाइज जो कम्युनिटी है जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है कंट्री के अंदर, ये अपनी जो विल है, अपनी जो इच्छा है उसको ज़बरदस्ती दूसरी कम्युनिटीज़ के ऊपर थोप सकती हैं, इम्पोज कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेजोरिटी में ज़्यादा है, इनके नंबर्स ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है इनके लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिसमें आपको बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा या मिल सकता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका बेल्जियम वाला, इसके अंदर ये इधर
इधर मैंने आपको बताया था ब्रजल्स, ये कैपिटल सिटी है इसकी। तो यहाँ पर जो आपका ये डच बोलने वाले लोग हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, इस ब्रजल्स पर अपना अधिकार जता सकते हैं कि ये जो ब्रजल्स वाला पार्ट है ये हमें दे दो। फ्रेंच वाले बोल सकते हैं इसको हमें दे दो। यानी दोनों साइड की जो कम्युनिटी है वो अपने अपने आप के लिए क्या कर सकती हैं, इस पर अपना दावा क्लेम कर सकती हैं, इसको लेने के लिए, अपने रीजन में मिलाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो सकती है, मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन यहाँ अराइज हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। अब इनको इन सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जाए, इनको कैसे कम किया जाए, है ना, ऐसी सिचुएशन आ ही ना पाए, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। वही इस चैप्टर के अंदर हमें समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ताकि इस तरीके के कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को ही ना मिले, है ना। इसके बाद एक टॉपिक आएगा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात बन गए, है ना। उसके बाद एक टॉपिक आएगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। उसमें ये समझाया जाएगा कि बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जैसे हालात, सिचुएशंस ना बन पाए, उनसे निपटने के लिए बेल्जियम के अंदर क्या कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से कदम उठाए गए, है ना। तो ये टॉपिक हम समझने वाले हैं अगली वीडियो में। जिस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे भी भाई उसको रिकॉर्ड करना होगा और उसके बाद उसको थोड़ा सा एडिट वेडिट करके आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक दिन का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी टेंशन ना हो, अरे यार ये क्या है, रोज सा वीडियो लेके आ जाते हैं, ठीक है। छोटी वीडियो होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। इसके बाद जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।